हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 2 देख लेना, बिकॉज पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा उससे, जो कि है न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू परसेंटेज मेथड। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास आपको, इससे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, आराम से इसे क्लास हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर खत्म कर देंगे और साथ में ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे सिलेबस में दो मेथड है। सबसे पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर। और मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और खर्चे का जो होता है क्लास होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। सो टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर वो आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर जो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर का वो होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो क्लास, एक्सपेंडिचर मेथड में हियर ईडी इज कैलकुलेटेड, यहाँ पे हम ईडी को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम इसके अंदर प्राइस लेंगे एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कमोडिटी। हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों को लेंगे। किस किस को? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों को लेंगे, प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर, और हम इन दोनों को लेकर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तब जाके क्लास हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा। बाई कंपेयरिंग प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर हम ईडी निकाल सकते हैं। सो इसके अंदर हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है। अभी तक हम प्राइस और डिमांड को कंपेयर कर रहे थे, अब हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है। ध्यान रखना, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को। अब कैसे निकालते हैं थोड़ा सा डीपली समझते हैं। ये आगे एक्सपेंडिचर मेथड मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और तुम्हें समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। इसी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे प्राइस और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला जाता है। सो यहाँ पे एक स्केड्यूल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, फिर एक डायग्राम भी बनाएंगे और एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ से एंड करेंगे, राइट। तो स्केड्यूल में हम सबसे पहले रखेंगे प्राइस, फिर रखेंगे क्वान्टिटी, प्राइस क्वान्टिटी, और यहाँ पे आएगा टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइस को बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6। और आप सबको पता है, जैसे देखो तुम्हें यहाँ पे स्केड्यूल भी अभी इसी वक्त याद हो जाएगा, इतना आसान तरीके से बताऊंगा। स्केड्यूल भी तुमको याद हो जाएगा, ये तुम पूरा का पूरा अपनी कॉपी में उतार दोगे इस वीडियो के बाद। एक्सपेंडिचर मेथड कई बार एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, कई बार एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल भी पूछ लिया आता है, मैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और साथ में तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक है एक इस चैप्टर में, वो भी कराऊंगा। तो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घटेगा, 6 5 4 3 2 1। ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगा, तो मैंने सिंपल फिगर लिया 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। अब मैं प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 3 12 12, 5 टू 10, 6 1 6, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी को देखना नहीं है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। तुम्हें क्वांटिटी देखना नहीं है, तुम्हें कंपैरिजन करना है प्राइस का एक्सपेंडिचर से। तो अब सारे बच्चे देखना, 1 से 2 प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर है तो ईडी लेस देन 1 होता है। मेरी बात ध्यान समझना, कभी भी, अब तुम्हें एक दिमाग में क्लिक हो गया, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ बढ़ रहा है, दोनों एक साथ घट रहा है, ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ईडी बनेगा लेस देन 1। प्राइस 3 से 4 बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है, तो ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। और 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक। इसमें ना नंबर नहीं आते, जैसे परसेंटेज मेथड में आंसर आता था 4.3, 3.2, 5.8, इसमें ऐसा नंबर कुछ नहीं है, सीधा यही है बस।
5 से 6 प्राइस क्या हो रहा है क्लास, बढ़ रहा है 5 से 6। टोटल एक्सपेंडिचर 10 से 6 घट रहा है, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप अगर है तो एडी बनेगा मोर देन 1। तो यही 3 डिग्री इसके अंदर आता है। अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर में सीधा सीधा रिलेशनशिप है, दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ घट रहे हैं तो लेस देन 1, इनवर्स है तो मोर देन 1, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो इक्वल टू 1। ये स्केड्यूल उम्मीद है तुम लोगों को अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, वही यहाँ प्राइस रखेंगे, यहाँ क्वांटिटी नहीं रखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर रखेंगे। यही गलती मत कर देना बस, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस और बढ़ा, एक्सपेंडिचर और बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ईडी क्या बनेगा, लेस देन 1। यहाँ पे प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, प्राइस बढ़ा तब भी एक्सपेंडिचर उतना, प्राइस घटा तब भी एक्सपेंडिचर उतना, तो यहाँ ईडी इक्वल टू 1, यानी क्लास यूनिटरी इलास्टिक। इसे मोर देन 1 बोलते हैं, इसे लेस देन 1 का मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक। ध्यान समझना, मैंने क्या लिखा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये यूनिटरी है। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा एक्सपेंडिचर कम, प्राइस कम होगा एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो ईडी बनेगा मोर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। और यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो लेस देन 1, इनवर्स है मोर देन 1, इक्वल है तो इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। थोड़ी सी 1-2 लाइन आपको लिखना है ये वाला, फिर आपने स्केड्यूल बनाना है, फिर आपने डायग्राम बना देना, दैट्स इट। और ये हो गया हमारा पूरी तरीके से खत्म। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को तो बता सकते हो। यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड हमारा खत्म हो गया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, न्यूमेरिकल्स टाइप और यही था, यही 2 एक्सपेंडिचर था, मेथड था और कुछ नहीं था आपके सिलेबस में। मैंने पिछली क्लास में 11 क्वेश्चन कराए थे, आप वो भी कर लेना। श्याम स्पेंड 500 रुपये, श्याम ने टोटल एक्सपेंडिचर किया 500 रुपये एंड बॉट 25 यूनिट ऑफ इट। तो क्वांटिटी है 25, क्वांटिटी कितनी है 25। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे प्राइस निकालना हो तो प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस कितना है नहीं पता, क्वांटिटी कितना है 25, टोटल एक्सपेंडिचर 500 है, तो प्राइस इक्वल टू कितना आएगा 500 अपॉन 25, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, प्राइस आ गया 20। प्राइस कितना आ गया क्लास 20। जो प्राइस है वो कितना क्लास यहाँ पे आ गया है 20, प्राइस आ गया 20। तो अब तुम्हें P1 मिल गया कितना क्लास 20, और टोटल एक्सपेंडिचर 1 कितना मिल गया 500। आगे लिखा है वन प्राइस चेंज ही स्पेंड 600 रुपये। अच्छा वो 600 रुपये खर्च करता है, तो TE2 कितना आ गया 600 एंड बॉट 20 यूनिट, तो क्वांटिटी 2 आ गया 20। तो आप मुझे बताओ प्राइस 2 कितना आएगा। अगर मैं 600 रुपये खर्च कर रहा हूँ 20 की क्वांटिटी में, तो प्राइस कितना होगा 30 रुपये होगा। कैसे निकाला आपने, आप 600 को 20 से डिवाइड दे दो, आपका प्राइस निकल आएगा। भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर, तुम्हें प्राइस दिया है टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, अच्छी बात है। तुम्हें प्राइस और क्वांटिटी दिया है तो टी निकाल लोगे आप, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। भाई तुमको पता है T इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, तुम्हें ये दोनों चाहिए, तो बस तुमको 3 में से कोई भी 2 दिया होगा तुम निकाल लेना। तुम्हें P चाहिए और T चाहिए, तो यहाँ पे P20 था, यहाँ P30 हो गया, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 600। अब देखो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशनशिप है, चेक करो। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सो ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक। डायग्राम बोलेगा तो बना के दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो लेस देन 1, तो कंप्यूट करके ये दिखा देना, फाइनली बस खत्म, यही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ED1 दे रखा है। बेटा ED1 दे रखा है, 1 का मतलब क्या होता है यूनिटरी, और तुम सबको पता है कि 1 में टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है कांस्टेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है कांस्टेंट। जिसमें लिखा है द कंज्यूमर बाय 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड वेयर प्राइस इज 2। जब प्राइस 2 है, तो प्राइस जब 2 रुपये है, एक सेकेंड, जब प्राइस 2 रुपये है तो कंज्यूमर
50 यूनिट्स खरीदता है और इफ प्राइस राइज टू 4, अगर प्राइस 4 रुपए हो गया तो आपको बताना है क्लास कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी वो खरीदेगा, Q2 पूछा है। तो इसमें कहता है द कंज्यूमर बाय 50 यूनिट्स प्राइस 2, जब प्राइस 2 है वो 50 यूनिट्स खरीदता है ना। और जब प्राइस 4 हो गया तो वो कितना खरीदेगा ये पूछा जा रहा है। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ प्राइस राइज टू 4 यूनिट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और तुम्हें सबको पता है कि यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 इंटू 50 100। और क्योंकि ईडी 1 के बराबर है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, परसेंटेज से मत निकाल देना, क्योंकि ईडी जब 1 के बराबर रहता है तो उस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर 100 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 आना चाहिए। तो आप क्या लोगे, प्राइस कितना है 4, क्वांटिटी नहीं पता, एक्सपेंडिचर दोनों ही केसेस में 100 आएगा, तो क्वांटिटी कितना आ गया 25, 100 अपॉन 4 25। तो ध्यान रखना क्वांटिटी जो आएगा क्लास वो आएगा आपका 25। यानी कि अब पहले वो 50 खरीदता था, महंगा हो गया तो अब वो कम क्वांटिटी खरीदेगा, अब वो सिर्फ 25 क्वांटिटी को खरीदेगा। समझ गए क्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई सेकंड क्वेश्चन में। चलो ओके, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है और यहाँ से हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को एंड करेंगे और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब कोई चीज़ इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। एग्जाम्पल, किसी भी सामान की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनलास्टिक। इस चीज़ को शॉर्ट में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सामान की जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी, इन शॉर्ट हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिस सामान का क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है कि भाई इसकी जगह ये ले सकते हैं, इसकी जगह ये ले सकते हैं, उसका दूसरा लेने वाला सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। दवाई लेने जाते हैं ना, हम कहते हैं दवाई है, वो कहता है नहीं सेम किसी दूसरा सब्स्टिट्यूट है इसका, इसकी जगह दूसरा यूज़ कर सकते हो आप। तो हम कहते हैं ठीक है, ये वाला पेन है, नहीं दूसरा पेन है, सेलो का नहीं तो रेनॉल्ड्स का होगा, तो आप चलो वही दे दो। तो जिस भी चीज़ का मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी जो डिमांड होगी, जिस सामान का क्लोज, जो भी सामान है अगर उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक होगी, और जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। अगर इस पेन का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ये कितना ही महंगा हो जाए मैं खरीदूंगा इसको, क्योंकि कोई दूसरा शिफ्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इनइलास्टिक। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो ठीक है, महंगा हो गया छोड़ना, दूसरा दे दे, तो इसका मतलब इलास्टिक। डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक टी, कॉफी इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ये मोर इलास्टिक है, हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि दूसरे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ सच गुड्स राइज द कंज्यूमर हैव द ऑप्शन टू शिफ्ट टू सब्स्टिट्यूट। गुड्स विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सिगरेट, लिक्वर आर जनरली फाउंड टू बी लेस इलास्टिक। तो भाई सिगरेट, लिक्वर ये सब का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है तो भाई वो महंगा होगा तो भी खरीदेंगे लोग, वो लेस इलास्टिक है। इनकम, देखो यार, इलास्टिक ऑफ डिमांड of a good also depend upon the income of consumer with high level of income। अगर मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ तो सामान महंगा होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड इनइलास्टिक होगी, मैं डिमांड चेंज नहीं करूँगा, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, महंगा होगा मैं तो भी खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरी इनकम कम है तो फिर अगर महंगा होगा तो मैं कम खरीदूंगा, इसका मतलब इलास्टिक। तो इनकम हाई है तो चीज़ों की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी रिलेटिवली। इनकम लो है तो क्लास हम लोग फिर शिफ्ट कर देंगे जल्दी, महंगा हो गया तो वो मोर इलास्टिक है। लग्जरियस गुड्स की डिमांड जो होती है ना क्लास, वो हमेशा रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है। हम लग्जरियस गुड्स को चेंज कर लेंगे, उसके बिना रह लेंगे, लेकिन जो नेसेसरीज है, अब सुबह टूथपेस्ट करते हो आप, है ना, अगर टूथपेस्ट महंगा हो गया तो आप ये बोलोगे चलो बेटा अब हम हफ्ते में 7 दिन नहीं, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट महंगा हो गया। नहीं, जो चीज़ नेसेसिटीज है, छोटी मोटी चीज़ें, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक, केरोसिन ऑयल, सॉल्ट, है ना, गैस, ये सब जो है क्लास नेसेसिटीज़ हैं, गैस सिलेंडर वगैरह, तो महंगा हो गया तो भी हम इसका कंजप्शन करेंगे, लेस इलास्टिक है, मतलब बहुत कम चेंज होगा। लेकिन जो लग्जरियस गुड्स है वो मोर इलास्टिक है, महंगा हो गया तो लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, कॉस्टली चीज़ जो होती हैं, मतलब लग्जरियस के बिना हम लोग रह सकते हैं, नेसेसिटीज़ के बिना नहीं रह सकते। अगला है पोस्टपोनमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं चल यार कल ले लेंगे, दिवाली पे ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, उस चीज़ की डिमांड जो है मोर इलास्टिक है, हम उसके बिना रह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ अभी खरीदनी है भैया, डिमांड जिसकी पोस्टपोन नहीं कर सकते,
उसकी डिमांड जो होती है क्लास वो लेस इलास्टिक होती है। भाई मुझे घर में नमक खत्म हो गया तो ये थोड़ा ना कि घर वाले चलो नमक खत्म हो गया दिवाली पे ले लेंगे, ऐसे तो नहीं कह सकते ना, वो चाहिए ही चाहिए। तो जिन चीज़ों की पोस्टपोनमेंट कर सकते हो कि चलो ठीक है आप पोस्टपोन कर सकते हो उसको, उसकी डिमांड जो होगी वो क्लास क्या होगी। अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो, चलो नहीं हम कल ले लेंगे, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो चीज़ों को तो उसकी जो डिमांड होगी पोस्टपोनमेंट की वो मोर इलास्टिक होगी। लेकिन आपको अभी चाहिए, मेडिसिन सॉल्ट ये सब आपको अभी चाहिए, तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी। नंबर ऑफ यूजेस, those commodity which have multiple uses like electricity used for various purpose, so it have more elastic demand. जिस चीज के कई सारे इस्तेमाल होते हैं उसका मोर इलास्टिक, और जिसका सिंगल यूज है आपको खरीदना ही पड़ेगा उसी काम के लिए, वो सब क्या होगा क्लास आपका लेस इलास्टिक। अब इलेक्ट्रिसिटी है महंगा हो गया तो भी हम 4 की जगह 3 पंखे चलाएंगे, लाइट थोड़ा कम रखेंगे, बेमतलब का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, है कि नहीं। पानी महंगा हो गया मान लो, एग्जाम्पल जैसे मान लो वेस्ट करना आप धीरे धीरे कम कर दोगे उसको, तो जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे पेपर सिंगल यूज है तो भाई वो लेस इलास्टिक होगा, बाकी बहुत सारे यूज हैं इसके मोर इलास्टिक। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको और भी मिल जाएंगे बुक में। पोर्शन या पार्ट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन, इंसान अपनी जितनी भी कमाई करता है उस कमाई का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करता है जरूरत, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, और जो बड़ा पोर्शन है वो खरीदता है लग्जीरियस के लिए, वो लग्जीरियस के लिए होता है। तो हम अपनी इनकम का, मैं जितना भी कमाता हूँ उस इनकम का थोड़ा प्रतिशत जिस सामान पे खर्च हो रहा है उस सामान की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वो ज़रूरी हैं। और जहां मैं अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन खर्च करता हूं उसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। ये लिखा हुआ है। गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम लाइक टूथपेस्ट, क्लास बूट पॉलिश, निडल, न्यूज़पेपर, सॉल्ट, मैच बॉक्स विल हैव इन इलास्टिक यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड। ऑन द अदर हैंड गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम लाइक क्लॉथ, बाइक, है ना, ये सब चीज़ें पे उसकी क्लास होती है हैव मोर इलास्टिक और मोर इलास्टिक डिमांड। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी ग्राफ ऐसा रहता है ना फ्लैटर वो हाइयर इलास्टिक रहता है, ध्यान रखना। जो डायग्राम फ्लैटर है वो हाइयर इलास्टिक, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा लेस इलास्टिक है कौन सा मोर इलास्टिक है। जो स्टीपर है वो होता है लेस इलास्टिक। तो जो फ्लैटर कर्व होता है जितना ज़्यादा ऐसे फ्लैट होता चला जाएगा उतना ज़्यादा क्लास हाइयर इलास्टिसिटी आती चली जाएगी, जितना ऐसे स्टिपर होता चला जाएगा उतना लो इलास्टिक। जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो लो इलास्टिक और ऊपर जाएगा तो मोर इलास्टिक। और अगर ये बिल्कुल पैरेलल हो गया तो आपको पता है यूनिटरी परफेक्टली इलास्टिक, और बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो परफेक्टली इलास्टिक, और बिल्कुल बीचों बीच निकल गया तो यूनिटरी इलास्टिक। डिग्री में पढ़ा रखा है आपको आसानी से, जब 5 की 5 डिग्री बताई थी तब हमने इन डेप्थ में डिटेल में इसको पढ़ा था। ओके चलो, तो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिया। बहुत ही जल्दी क्लास हम पूरा का पूरा माइक्रो का सिलेबस खत्म कर देंगे, स्टार्ट्स का सिलेबस भी स्टार्ट करके एंड कर देंगे पूरा का पूरा। उम्मीद है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक चैप्टर खत्म हो गया। अब जो भी आपके स्कूल यूटी में पेपर जैसे भी होंगे वो क्लास आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर देना, समझ आ रहा है कि नहीं। कोई भी रिक्वेस्ट हो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे अकाउंट की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, यहाँ से अकाउंट्स भी चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।